gentlemen, are you ready? तो आज हिंदी में हमारा वर्णमाला शुरू कल करी है हमने, उसमें स्वर कल करा दिए। आज हमारे क्या है, व्यंजन। वर्णों को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33 मूल प्लस में 2 जो देवगुण व्यंजन होते हैं। कुल कितने होते हैं? 35। कुल होते हैं 35। इनको हम कैसे बांटते हैं? सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये होते हैं 25। सबसे पहले हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले इनका जो अन्य नाम है, वो दूसरा नाम इनका है वर्गीय व्यंजन। क्या है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 वर्गों में बटे होते हैं। कितने वर्गों में? 5 में। हर एक वर्ग में हर एक वर्ग में 5-5 होते हैं। इनके 5 ही वर्ग होते हैं। तो 5 पंजे 25। कुल संख्या इनकी कितनी होती है? 25। ये कैसे शुरू होकर, सबसे पहला वर्ग होता है कै वर्ग। कै वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। फिर आता है च वर्ग। दूसरा कौन सा वर्ग है? च वर्ग। छ, छ, ज, झ, य। इसके बाद में ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, और अण। इसके बाद त वर्ग। त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। ये कुल कितने हो गए? 25। अच्छा, जो कोई भी व्यंजन होता है उसमें स्वर मौजूद होता है, लेकिन जो उसका मूल रूप होता है वो हलंत के साथ होता है। किसके साथ होता है? हलंत के साथ। ये इसका शुद्ध रूप है। जो ये नीचे लगता है ये क्या कहलाता है? हलंत। हलंत जब लग जाता है तो ये समझो उसमें से स्वर को निकाल दिया गया। अब ये इसका मूल रूप है। अच्छा, सबसे पहले जो ये लाइन है सबसे लास्ट वाली, इनको क्या बोलते हैं? पंचम अक्षर। पंचम अक्षर। अच्छा, इनका दूसरा नाम है नासिक्य। नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो मुख के साथ नाक से भी होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन। जो ये 4 वर्ण हैं, च वर्ग के ये 4 हैं, इनको क्या कहते हैं? सपर्श। तो ये सारे कहलाते हैं। सपर्श के साथ इनको कहते हैं सपर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? सपर्श संघर्षी।
संघर्षी व्यंजन। संघर्ष मतलब जिनको उच्चारण में घर्षण करके जो वायु है वो निकलती है, यानी थोड़ी ऊष्मा आती है, तो इनको क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अच्छा, हम देखेंगे इनका उच्चारण स्थान। ये 25 हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा जो वर्ण है, कौन सा वर्ग है, कहाँ से निकलता है। कल हमने पढ़े थे कि जो हमारे उच्चारण स्थान होते हैं कुल कितने होते हैं? 5। सबसे पहले कंठ, फिर यहाँ पे यह होता है तालु, इसके बाद मूर्धा, इसके बाद दंत, और लास्ट में ओष्ठ या होंठ। ठीक है, कितने हो गए? 5। तो अब हम देखेंगे इनका उच्चारण स्थान। जो पहला वर्ग है, क्या वर्ग? ये यहां से जो पहला है यहां से शुरू करेंगे हम, कंठ से, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो जो सबसे पहला वर्ग है, क्या वर्ग, इसको क्या कहते हैं? इसका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कंठीय, कंठीय व्यंजन। कंठ से ऊपर तालु, तो इनका उच्चारण जो दूसरा वर्ग है, च वर्ग, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। इनको क्या कहते हैं? तालव्य, तालव्य व्यंजन। तीसरा जो ट वर्ग है, तालु से ऊपर क्या आता है? मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन। इसके बाद जो त वर्ग है, मूर्धा से आगे क्या आता है? दंत, तो इनका उच्चारण होता है दंत से, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? दंते व्यंजन। और जो प वर्ग है, ये लास्ट में क्या बच गया? ओष्ठ, इनका उच्चारण होता है ओष्ठ से, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ओष्ठीय व्यंजन। ये याद करना आसान है, यहाँ से ऊपर चलना है और यहाँ से नीचे आना। क वर्ग कंठ, और च वर्ग है तालु, फिर ट वर्ग है, ट वर्ग मूर्धा, फिर त वर्ग है दंत, और प वर्ग है ओष्ठ। ये याद रहेगा। इसके बाद ये हो गए स्पर्श व्यंजन। फिर हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये कितने होते हैं? 4। ये, रे, ले और वे, ये 4 होते हैं। जो ये और वे है, इनको क्या बोला जाता है? अर्धस्वर, अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण में ये में ई की आवाज आती है और वह में ऊ की आवाज आती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। ये में किसकी आवाज आती है? ये में, ये के उच्चारण में ई की ध्वनि आती है, और वह में ऊ की ध्वनि आती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। अच्छा, जो ल है, ये हो गए ये और वे। जो र है, र को क्या बोलते हैं? र के अन्य नाम क्या हैं? एक तो है लुंठित, लुंठित व्यंजन। दूसरा क्या है? वर्त से, वर्त से व्यंजन। लुंठित व्यंजन का क्या मतलब है?
लुंठन, लुंठन कहते हैं कि इनमें जीभ ऊपर मुड़कर लड़खड़ाती है। क्या होती है? ऊपर मुड़ती है और उसके बाद लड़खड़ाती है जब इनका उच्चारण होता है। और वर्त से कहते हैं मसूड़े को। वर्त से किसको कहते हैं? मसूड़ा। तो जो वर्त से व्यंजन मतलब इसमें जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ मसूड़े को भी टच करती है। किसके? उसमें र में। इसीलिए इसको लुंठित व्यंजन और वर्त से व्यंजन कहते हैं। इसके बाद जो हमारा ल है, ल को क्या कहते हैं? ल को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व कहते हैं साइड। किसको कहते हैं? साइड, बगल। पार्श्विक व्यंजन यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं, किसका? ल का। यह हमारी जीभ है। जब ल का उच्चारण करते हैं तो जो वायु होती है वो बगल से यानी साइड से गुजरती है। कहाँ से? साइड से, ऐसे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। यानी हमारी जो जब ल का उच्चारण करते हैं तो जो जीभ होती है इसके अगल बगल से, साइड से हमारी वायु है जो गुजरती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। अब हम देखेंगे जो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ये, रे, ले और वे। जो ये का उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ से होता है? कल मैंने बताया था स्वर में कि जो ई होता है, ई का उच्चारण स्थान क्या बताया था? ई और बड़ी ई का तालु। क्या बताया था? तालु। तो हमने अर्ध स्वर में पढ़ा है कि ई, ये है जो इसमें किसकी आवाज आती है? ई की। इसीलिए हम इसको इससे, क्योंकि इसमें ध्वनि ई की आती है, इससे हम याद कर लेंगे कि इसका उच्चारण स्थान भी कहाँ से है? तालु से। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। याद रहेगा। र है, री, री का उच्चारण स्थान बताया था कल स्वर में। री का कहाँ से बताया था? मूर्धा से। री का मूर्धा। री से ही मिलता जुलता क्या होता है? रे। रे का भी कहाँ से होता है? मूर्धा। उससे याद रहेगा ये भी, ठीक है? मूर्धा। फिर ले है जो हमारा ले, जो ले होता है इसका जो उच्चारण स्थान है ये दंत मूल से है। कहाँ से? दंत मूल। दंत मूल का मतलब होता है मसूड़ा। दांत की जड़ होती है जो, दंत मूल मतलब दांत की जड़। तो इसको हम मसूड़ा भी कह सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? दंत मूल, ठीक है? फिर वह है, वह का उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ से। कहाँ से? दंत प्लस में ओष्ठ। इसमें दांत में भी टच करती है और जो हमारे होंठ होते हैं उसमें भी। दंत प्लस में ओष्ठ, दंत ओष्ठ कहते हैं, ठीक है? ये हो गए ये, रे, ले, वे। इनको क्या कहते हैं? ये और वे को अर्धस्वर कहते हैं, रे को लुंठित व्यंजन कहते हैं, और दूसरा क्या नाम है इसका? वर्त से व्यंजन। और ले को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अच्छा, इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतः का मतलब होता है बीच में या मध्य, ठीक है? और स्थ मतलब स्थित, यानी बीच में स्थित हैं। किसके? जो हमारे स्वर होते हैं उनसे इनमें ज़्यादा समय लगता है, जो व्यंजन होते हैं उनसे कम समय लगता है। यानी इनको उच्चारण में इनके बीच में समय लगता है, स्वरों से ज़्यादा, व्यंजनों से कम। इसीलिए बीच में स्थित हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये, रे, ले, वे, 4, ठीक है? अब हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। से और है। यह होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान देखेंगे हम। सबसे पहले जो ये है श, इसका उच्चारण स्थान है तालु। क्या है? तालु। ये से है, इसका है मूर्धा। षटकोण वाला से का क्या है? मूर्धा। इसका है दंत। और है का उच्चारण स्थान है कंठ। कहाँ से है? है कहाँ से निकलता है? कंठ से, यहाँ से नीचे से। यानी जब है का हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी स्वर तंत्री है वो क्या है? पूरी खुल जाती है। जो कंठ है
वो खुल के आवाज आती है उसमें से। इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि जो विसर्ग होता है जिसमें बिंदी होती है उसमें भी है की आवाज निकलती है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछते हैं तो वो भी कंठ से ही होगा। है का कहाँ से है? कंठ से। ये इनका उच्चारण स्थान है। अब हम देखते हैं, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। अघोष और सघोष के आधार पर हम इनको बांटते हैं। सबसे पहले देखते हैं अघोष किसे कहते हैं। अघोष घोष का मतलब होता है कंपन। घोष मतलब कंपन। और ए जो हमारा उपसर्ग लगा है, ए लगता है नहीं के लिए। किसके लिए? नहीं के लिए। तो जिन स्वरों या जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन नहीं होती उनको क्या कहते हैं? अघोष। और जिनके उच्चारण में कंपन होती है उनको क्या कहते हैं? सघोष। से प्लस में घोष, से मतलब सहित, कंपन के सहित, कंपन के साथ। अच्छा, एक चीज होती है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प का मतलब होता है कम, थोड़ा। महा मतलब ज्यादा, अधिक। अल्प प्राण, प्राण मतलब जो हमारी वायु निकलती है फेफड़ों से। जब हम स्वर या व्यंजन को उच्चारण करते हैं, जब हमारे फेफड़ों से जो वायु आती है अगर वो कम आ रही है किसी के उच्चारण में, उसको क्या कहेंगे? अल्प प्राण। मतलब उसको, उसके उच्चारण में हमें कम दम लगाना पड़ रहा है, कम वायु आ रही है। और जिनमें ज्यादा दम लगाना पड़ता है, ज्यादा वायु आती है, उनको क्या कहते हैं? महाप्राण। तो इनका आधार पर अब हम इनको देखेंगे। जो अब तक हमने पढ़े हैं उनको हम इनके आधार पर और देखेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, कैसे मैं तक जो हमारे सपर्श व्यंजन है उनको लिख लेते हैं। ये हमारे सपर्श व्यंजन। जो सपर्श व्यंजन है इनको हम सबसे पहले देखते हैं अघोष और सघोष के उसमें। सबसे पहले जब हम इनको अघोष और सघोष में बांटेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अघोष। क्या लिखेंगे? अघोष। फिर लिखेंगे सघोष। ठीक है? तो हम गिनती लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग हो गए। अब देखो, जब हम अघोष, सबसे पहले अघोष क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये ऐसे आ रहा, ए पहले आएगा, से बाद में आता है, ए पहले आता है। ये याद करने का तरीका, ए पहले आता है तो ए को, अघोष को पहले लिखो, से बाद में आता तो से को बाद में। फिर देखो गिनती, जैसे यहाँ लिख रहे हैं ऐसे ही हमें लिख देनी, 1 2 3 4 5। तो जो हमारे 1 और 2 वाले हैं, 1 और 2, ये क्या कहलाते हैं? अघोष। अघोष मतलब जिनको उच्चारण में कंपन नहीं होती। और जो बाकी के ये बच गए इनको क्या कहते हैं? सघोष। अब हम देखेंगे अल्पप्राण और महाप्राण में। सपर्श व्यंजन को ही बांटेंगे अल्पप्राण और महाप्राण में। अल्पप्राण, महाप्राण। यहां अघोष है, इसका डबल यहां हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। 5। इनको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये विषम है और ये सम है। जो 1 3 5 यानी 1 3 और 5, या क्या, ये क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण। अल्पप्राण। और जो बच गए 2 और 4, 2 और 4, इनको क्या कहते हैं? महाप्राण।
महाप्राण हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, अघोष 12, 12 का डबल 24, ये अघोष है, ये महाप्राण है। और यहाँ हम सीधा गिनती लिखते हैं, अघोष सघोष 1 2 3 4 5। यहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण ये ओड है, ये इवन है, ये विषम है, ये सम है, ऐसे भी याद रख लेंगे। ठीक है, अब हम अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण पे ही आगे देखेंगे, किनको? अंतस्थ व्यंजन, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अच्छा, एक बात और बता दें बीच में कि जो हमने कल स्वर पढ़ाए थे, स्वर के बारे में हमें ये अल्प प्राण और महाप्राण ये कल नहीं पढ़ा है, इसलिए बताया भी नहीं। तो जो सारे स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। और अघोष और सघोष में जब हम उनको बांटते हैं तो सारे सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष। मतलब जब उनको उच्चारण करते हैं, जो हमारी स्वर तंत्री होते हैं यहाँ पे, इसमें कंपन की आवाज़ आती है। जो सघोष होता है उसमें क्या आती है? कंपन की आवाज़। तो जितने भी हमारे स्वर हैं वो अल्प प्राण हैं और सघोष हैं सारे। इसके बाद में अब हमने सपर्श व्यंजन देख लिए, अब आगे चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये रे ले वे, ये रे ले वे, ये जो चारों हैं ये क्या है? अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। और अघोष और सघोष में देखेंगे तो ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? सघोष हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। श है, से है। जब हम अल्प प्राण और महाप्राण में देखेंगे तो सारे किस में आएंगे? महाप्राण। महाप्राण। ठीक है। जब हम अघोष और सघोष में देखेंगे तो ये जो तीन है ये हैं अघोष। क्या है ये? अघोष। और बाकी जो है बचा हुआ है ये महाप्राण में तो आता है, लेकिन ये अघोष में नहीं आके सघोष होता है। क्या होता है? सघोष। है क्या है? महाप्राण तो है, लेकिन ये अघोष ना होके क्या है? सघोष है। जब हम है का उच्चारण भी कंठ से होता है। जब हम है का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्र है उसमें क्या होता है? कंपन होता है। बाकी जो तीन है इनके उच्चारण में कंपन नहीं होता, लेकिन इसमें दम ज्यादा लगाना पड़ता है, तो ये क्या है? महाप्राण है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या देखेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। क्षय, त्रय, गे और श्रय। ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनको हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेल से बने हैं। संयुक्त क्या होता है? मेल, जुड़कर बनना। जुड़कर बनना। अब किससे बने संयुक्त व्यंजन? व्यंजन है तो किसके मेल से बने? इसमें एक से ज़्यादा व्यंजन है। क्या है? एक से ज़्यादा व्यंजन है। अब देखते हैं हम, जो ये है क्षय, ये किससे मिलकर बना है? इसको जब हम अलग करेंगे, अच्छा, इन संयुक्त व्यंजन को हम क्या कहते हैं कि जो इनमें जो पहला व्यंजन होता है वो क्या होता है? वो आधा होता है, दूसरा व्यंजन पूरा होता है। पहला व्यंजन आधा, दूसरा व्यंजन पूरा। जब हम इनको वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम इनको कैसे लिखते हैं? पहला व्यंजन आधा हलंत के साथ, दूसरा व्यंजन पूरा बगैर हलंत के साथ। ठीक है। तो दूसरा नाम हम इनको, हमारे पेपर में ये ऐसे भी आ सकते हैं कि ऐसे व्यंजन कौन से होते हैं जो दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से। अब हम देखेंगे, जो ये है क्षय है, जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? अधिक के प्लस में क्षय। त्रय, ये किस किस से मिलकर बना है? पूरा रे। ठीक है। फिर ये है गे, ये किस किस से? जय
प्लस में या। फिर ये श्रेय है जो, ये किससे मिलकर बना है? शय और रे। अच्छा, ये तो हो गया इनका वर्ण विच्छेद। लेकिन अब हम देखेंगे कि दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से कैसे बोले जा रहे हैं। अगर हम इनको और भी खोलेंगे यहां से आगे, ये तो हो गया, ये आगे खुल के क्या होगा? ये भी आगे खुलेगा आदिशय प्लस में ए, क्योंकि ए हर उसमें होता है, किसमें? व्यंजन में। ए की मात्रा हर उसमें छुपी होती है, जब हलंत के साथ लगता है तो ये इसका मूल रूप होता है। इसको हम रे को खोलेंगे, रे प्लस में ए। इसको हम यहाँ को खोलेंगे, यहाँ प्लस में ए। रे को खोलेंगे, रे प्लस में ए। अब देखो, ये एक स्वर है और व्यंजन दो हैं, एक और दो। ऐसे यहाँ पे एक स्वर है, व्यंजन कितने हैं? दो। एक स्वर यहाँ पे, व्यंजन कितने हैं? दो। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनमें दो व्यंजन होते हैं और एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और बच जाते हैं, जैसे द्विगुण व्यंजन होते हैं और अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? दो होते हैं। अयोगवाह, अन और ए, ये होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्यों कहते हैं? ए प्लस में योग, यानी जो किसी के साथ नहीं मिलते, अगर स्वर के साथ मिलते हैं स्वर जैसा बर्ताव करते हैं, व्यंजन के साथ मिलते हैं व्यंजन जैसा बर्ताव करते हैं। जैसे हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें है की आवाज़ आती है। क्या आती है? है की आवाज़। इसको हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? जब बिंदी लगते हैं विसर्ग। और इसको क्या कहते हैं? जब एक बिंदी ऊपर होती है तो इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अगर चांद बिंदी साथ में आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो सिर्फ किस में से होता है? नाक से। और जो अनुनासिक होता है उसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक और मुंह दोनों से, जहाँ चांद बिंदु। जैसे यह है कंगन, कंगन, तो यहाँ हमारे नाक से सिर्फ आवाज़ आ रही है, ठीक है। और हमने लिख दिया पांच, पांच, मुंह और नाक दोनों से, दांत, पांच, ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार, इसको अनुनासिक। अयोगवाह दो हो गए। इसके अलावा हमारे जो दो होते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं। ये दो होते हैं, ढ और ढ। नुक्ते के साथ, ठीक है। जब नुक्ता आएगा तब बनेंगे अड़े और ढ। इनके दो अन्य नाम भी हैं। इनको ही क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। दूसरा इनका नाम है ताड़नजात। ताड़नजात व्यंजन। उत्क्षिप्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इनको उच्चारण होता है ना तो जीभ ऊपर उठती है और झटके से नीचे आती है। जीभ पहले मूर्धा को टच करती है, फिर झटके से नीचे आती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। ताड़नजात, ताड़ कहते हैं चोट को। किसको? चोट को। जात मतलब जन्म होना। एक चोट के साथ इनका जन्म होता है, मतलब जीभ ऊपर उठती है और झटके से नीचे गिरती है, तब इनका जन्म होता है, यानी तब इनका उच्चारण होता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ताड़नजात व्यंजन। ये कितने होते हैं? दो, अड़े और ढ। जैसे हम लिखेंगे ढक्कन, ढक्कन लिखेंगे तो यहाँ पे ये बिंदी नहीं आएगी। हम लिखेंगे कढ़ाई। क्या लिखेंगे? कढ़ाई। तो अड़े की आवाज आती है, कढ़ाई, अड़ाई, अड़े, अड़े की आवाज आती है ना। ऐसे हम लिखते हैं। जो ये नुक्ता ये नहीं लगता। हम लिखेंगे पहाड़, पहाड़, अड़े की आवाज आती है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई, है ना, तो अड़े तो इस्तेमाल होता है। इनको द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं। कितनी भाषाओं के? दो भाषाओं के। जब ये बगैर नुक्ता के इस्तेमाल होते हैं तो ये हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, जब ये नुक्ते के साथ होते हैं तो ये फारसी के बन जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं?
देवगुण व्यंजन। थोड़ी सी रोक कीजिए। तो अब हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी है। कल हमने स्वर पढ़े थे, आज हमने व्यंजन पढ़ लिए। बाकी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सीईटी है या हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम हैं, यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। जो ज़्यादा गहराई के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे टीचर लाइन में होते हैं जो, उनमें बाकी गहराई की चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर जो हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी आप वीडियो को देखने के बाद जब बुक पढ़ोगे तो वो आसान लगेगा, ये टॉपिक समझ में आ जाएगा और इसको पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं होगी।